हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने मेटल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, नॉन मेटल के बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया था, उनका प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या है एंड उसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हम जो पढ़ रहे थे कि मेटल कैसे उसका अ, जन्म कैसे होता है, वो कहाँ से निकलता है एंड अगर मतलब पहला स्टेट जो उसका होता है वो प्योर होता है या फिर इम्प्योर होता है, या फिर प्योर फॉर्म में ही हमें मिल जाता है ना, हम उसे यूज कर देते हैं। क्या था मतलब कैसे हमें मिलता है मेटल्स, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलो फिर से थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो क्या था हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। ओके, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा मेटल्स होते हैं। sea water also contain some soluble salt such as sodium chloride, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत कम दिया गया हुआ है एंड आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं सी वाटर में। ठीक है। तो सी वाटर में हमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिलते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। ये रहा आपका मिनरल का डिफिनेशन। क्या बोला गया है? द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स विच आर ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो हमें नेचुरली मिलेगा उसे हम मिनरल कहेंगे। एट सम प्लेसेस minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitable extracted from it। मतलब देखो, जो एक्सट्रैक्शन में भी तो पैसे खर्च होते हैं ना। एक्सट्रैक्शन के दौरान जो पैसे खर्च होते हैं एंड जो मेटल निकलेगा उसे बेच के जो पैसा आएगा, बेच के जो पैसा आएगा वो ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज इट शुड बी प्रॉफिटेबल, अदरवाइज उससे हम और नहीं कहेंगे। ठीक है। और का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उसे और कहा जाएगा जब वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होगा। अगर प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसे हम और नहीं करेंगे। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यस, हमने देख लिया था। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore। ठीक है। इस बेसिस पे जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखा था कि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो इससे, इसको देख के नजर में रख के हमें पता चलेगा कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर को। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में रह रहे हैं, मतलब वो बहुत कम होंगे रिएक्शन उनका। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होंगे। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। जो रिएक्टिव थोड़े होंगे वो कंपाउंड, मतलब जल्दी किसी और के साथ रिएक्शन करके कंबाइन होके कंपाउंड की तरह रहेंगे। बट जो फ्री स्टेट, जिनका रिएक्टिविटी बहुत कम होगा, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे हमें। द मेटल्स एट द बॉटम, मतलब जो नीचे होगा ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, आर लीस्ट रिएक्टिव, वो कम रिएक्टिव होंगे। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है। जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड सिल्वर एंड कॉपर, ये सारे बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द combined स्टेट एज दे सल्फाइड एंड ऑक्साइड। गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो बहुत कम ही किसी के साथ कंबाइन होके मिलते हैं। बट जो कॉपर एंड जो सिल्वर होते हैं, सॉरी, जो गोल्ड एंड प्लैटिनम होते हैं वो मतलब फ्री स्टेट में ज्यादातर मिलते हैं। बट जो कॉपर एंड सिल्वर होते हैं वो कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब मोर रिएक्टिव। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव एंड दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। देखो, जो गुस्सा वाला आदमी होगा वो तो सबके साथ रिएक्शन करेगा ना। ठीक है। तो वो रिएक्ट करके उसे, मतलब जो देखो, घर में भी जैसे कोई कोई होता है, पापा होते हैं या फिर दादाजी होते हैं, वो गुस्से वाले आदमी होते हैं। तो उनके पास उनके उनको संभालने के लिए कोई दादी माँ जैसे मम्मी हो गई, तो ये सारे रहते हैं कि अगर वो कभी गुस्सा करते हैं तो उन्हें संभाल लिया जाए। तो ये होते हैं कि जो रिएक्टिव, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो किसी के साथ कंबाइन करके ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। वो कभी अकेला नहीं रह सकते, कंबाइन करके रहते हैं। जो शांत आदमी होते हैं, शांत व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ओके, द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव।
मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में दिखाई देंगे? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। बहुत सारे फॉर्म है, बट आप दो तीन ही यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। आप हायर क्लास में जाके बहुत सारे का नाम याद रखना है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो आप आगे जाके देखोगे, बट अभी तक दो तीन नाम ही ठीक है आपके लिए। ठीक है, इतना याद रख लेना। You will find that the ores of many metals are oxide. ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन बहुत क्वांटिटी में होता है हमारे एनवायरमेंट में, इसीलिए ऑक्साइड ओर बनाना बहुत इजी है, तो हमें ऑक्साइड ओर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी abundant ऑन द अर्थ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अर्थ के सरफेस में ऑक्सीजन बहुत क्वांटिटी में होता है एंड वो रिएक्टिव भी होता है, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ऑक्साइड ओर मिलेंगे। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following category. एक होता है low reactivity and एक होता है high reactivity and एक होता है moderately reactive. ठीक है, तो ये रहा आपका highly reactive, ये रहा आपका moderately and ये रहा आपका low reactive metals. ठीक है, तो कैसे हम पहले हमें ore मिला। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब क्या किया गया, उसे प्यूरिफाई किया गया। तो एक हो गया आपका हाई रिएक्टिविटी, एक हो गया आपका मीडियम रिएक्टिविटी एंड एक हो गया आपका लो रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी होगा उससे हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उससे प्योर मेटल निकाल सकते हैं, बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड उससे मेटल निकालना थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कभी भी रिएक्शन हो सकता है एंड वो हमें हानि पहुंचा सकता है। तो बहुत केयर के साथ उससे प्योर मेटल बनाते हैं। जो होता है मीडियम रिएक्टिविटी, उससे उसको क्या करते हैं, वो एक तो मिलता है कार्बोनेट और या फिर मिलेगा सल्फाइड और। तो कार्बन मेनली मोटिव ये होता है कि हमारा जो भी और आपको मिल रहा है, तो उससे क्या करना है, ऑक्साइड को लेके आना है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, मेटल ऑक्साइड को लेके आना है। कैसे भी करके अगर मेटल ऑक्साइड को लेके आ जाएंगे, तो अगर उससे रिडक्शन कर दिया या फिर हीट कर दिया तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, यही मोटिव होता है। तो अगर कार्बोनेट और हमें मिल रहा है, उसे क्या करा जाएगा, कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड और मिल रहा है तो उसे क्या करा जाएगा, रोस्टिंग। आप कैसे याद रखना, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट और आप देख रहे हो तो उसे क्या करना है, कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड और आप देख रहे हो तो उसे क्या करना है, रोस्टिंग। एस यहाँ पे एस है। ठीक है, इसे याद रख लेना, सिंपल ट्रिक है। एंड जो होगा आपका लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी में आपको सल्फाइड और मिलेगा, तो उसे रोस्टिंग, अगर सल्फाइड और मिल रहा है तो रोस्टिंग कर लेना, मेटल मिल जाएगा, हो गया, आपको प्योर प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, तो ऐसे होता है हमें और से, जो इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म तक इसका जर्नी ऐसे होता है। एंड आप ये चार्ट अच्छे से याद रखना, एग्जाम पेपर में बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा इससे लिखने से। ठीक है, ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। ये एक important डेफिनेशन होता है गैंग के लिए। तो जो इम्प्योरिटी ओर के साथ मिलके रहता है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम गैंग कहेंगे। ओर्स आर माइंड फ्रॉम अर्थ are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand called as gang। ठीक है, उसे हम gang कहेंगे। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal। of course हम impurity से कुछ काम तो नहीं है हमें, तो impurity तो निकालना चाहिए। The process used for removing the gang from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gang and ore। ठीक है, तो देख के कि कौन सा गैंग है एंड मेटल क्या है, उसे देख के हमें डिफरेंस करना अच्छे से आना चाहिए। देखो, जैसे कि हम हमारे पास क्या है, एक लोहे का कुछ मेटल हमें मिला है। ठीक है, तो क्या होगा ना, कैसे, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को। अगर लोहे का है, एक बेल्ट आपका होगा। ठीक है, ऐसा एक बेल्ट होगा जो मूविंग बेल्ट होगा, ये होगा आपका मूविंग बेल्ट। ये बेल्ट हमेशा घूमता रहेगा ऐसे डायरेक्शन में ये बेल्ट हमेशा घूमता रहेगा। ये जो बेल्ट का जो इस पार्ट है ना, ये होगा क्या हमारा, ये होगा
चुंबक, मैग्नेट सॉरी, मैग्नेट का होगा। एंड ये जो बेल्ट पूरा होगा ये मैग्नेट का नहीं होगा। ठीक है, जो ये पार्ट, इस बेल्ट का जो पार्ट है ये मैग्नेट का नहीं होगा। सिर्फ ये यहाँ पे दो बड़ा बड़ा मैग्नेट वो लगा देंगे। एंड ऊपर से यहाँ से यहाँ से क्या गिरेगा, जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है विथ गैंग पार्टिकल। ठीक है, विथ गैंग पार्टिकल हम यहाँ से मतलब मेटल यहाँ पे गिराया जाएगा। जब वो मूव करेंगे, आगे जाएगा ना, जब वो मूव करेगा आगे, तो जब यहाँ पे आएगा इस कॉर्नर पे, तो क्या होगा, आपका जो छोटा छोटा आपका पार्टिकल है मेटल का, वो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्यों? मैग्नेट तो लोहे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे लग जाएगा। एंड जो आपका यहाँ पे होगा गैंग पार्टिकल, जो मेटल नहीं है, जो इम्प्योरिटीज है, वो क्या होगा, वो तो उसके पास तो आयरन जैसा क्वालिटी कुछ नहीं होगा, तो मैग्नेट से क्यों अटैच होके रहेगा। तो जब वो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो गिर जाएगा, गिर के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपका मैग्नेट होगा, सॉरी, जो आयरन मेटल होगा, वो यहाँ पे आके अलग से गिर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसका जो पावर है मैग्नेट का खत्म हो गया, तो यहाँ पे आके क्या कलेक्ट हो जाएगा, आपका मैग्नेट कलेक्ट हो जाएगा, सॉरी आयरन मेटल कलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा, आपका इम्प्योरिटी कलेक्ट हो गया। तो इस बेसिस की कौन सा मेटल क्या है एंड उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी मेटल्स होंगे जहाँ पे इम्प्योरिटीज हम पानी के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, पानी, मेटल्स रख के पानी का बहुत जोर से फ्लो करवाएंगे ताकि मेटल रह जाए, एंड जो इम्प्योरिटी वो हल्का पार्टिकल होगा वो बह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ही प्रोसेसेस हैं जिससे हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। ठीक है, देन आ गया आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो बहुत लो रिएक्टिव होते हैं उन्हें कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये तो आपका, मैं आपको जो मैंने प्रोसेस बताया ये था कि गैंग पार्टिकल से कैसे हम निकालेंगे, बट एक्चुअल मेटल कैसे निकालेंगे वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी ऑन रिएक्टिव। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीट करने से भी वो रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार विच इज HgS, ठीक है, is an ore of mercury. When it is heated in the air, it is first converted into mercury oxide. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, अ, जो सिनाबार है उसे क्या किया गया, हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये क्या बन गया, आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड। हमें क्या मिला, SO2। छोड़ो, वो हमें मेटल से लेना देना है। तो हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड। फिर से उसे हीट करने से हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरी। तो सिर्फ हीटिंग से हमारा काम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो कॉपर है, हाँ कॉपर का जो ओर है, तो ये क्या था, CO2S, जिसे हम हीट कर दिए। मतलब देखो, हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है, तो थोड़ा जो रिड्यूसिंग जो प्रोसेस होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर टू कॉपर CO2 को लेके आना है। हमेशा ट्राई करना कि वो सल्फाइड फॉर्म में हो या फिर कार्बोनेट फॉर्म में हो। तो उसे क्या करना है, ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। तो आ गया CO2O, देन फिर उससे रिड्यूस करके हमें क्या मिल गया, प्योर कॉपर मेटल मिल गया। ठीक है, तो अ, ये था हमारा जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बारी है जो मिडिल एक्टिव सीरीज है, तो उससे हम कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, मीडियम रिएक्टिविटी जो होते हैं, तो एक है तो कार्बोनेट प्रोसेस और एक है सल्फाइड प्रोसेस। ठीक है, मोटिव क्या था कि हमें ऑक्साइड मेटल ही लाना है, मेटल ऑक्साइड को लाना है। मेटल ऑक्साइड को आने के बाद रिडक्शन इजी हो जाता है। ठीक है, the metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. Yes, these are usually present as sulfide and or carbonate in nature. ठीक है, तो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचुरली, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। Therefore, prior to the reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. पहले हमें क्या करना चाहिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना चाहिए।
The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of air. ठीक है? हाँ, the sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as रोस्टिंग। ठीक है, इसका एक ट्रिक बताऊंगी, पहले कैल्सिनेशन पढ़ लेते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। ये कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे लिमिटेड एयर एंड कहाँ पे मतलब ठीक ठाक स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एक्सेस एयर में कब होगा एंड लिमिटेड एयर में कब होगा? देखो कैल्सिनेशन में एल है, ठीक है, कैल्सिनेशन में एल है, तो यहाँ पे लिमिटेड एयर जाएगा। ठीक है, एंड रोस्टिंग के लिए आप एक्सेस एयर ले लेना। ठीक है, कैल्सिनेशन में एल वर्ड आता है, तो हम क्या करेंगे वहां पे? एल फॉर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? एल है, तो इसीलिए वहां पे लिमिटेड एयर जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन जाएगा एंड कैल्सिनेशन में एल है, इसीलिए वहां पे क्या जाएगा? लिमिटेड एयर। ये ट्रिक मत भूलना। ठीक है, आप लिख लो नोट में। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी सोन एज। तो यहाँ पे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन को शो किया है, तो क्या है यहाँ पे? जिंक सल्फाइड, तो उसे हम हीट कर लिए, हम क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट, हीट करने के बाद हमें मिला जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैटर नहीं करता है। देन आ गया जो हमें मिला, क्या? ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो उसे रिडक्शन करने से हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। तो हमें हमारा जो चाहिए था प्रोडक्ट वो हमें मिल गया। ठीक है, कैसे हुआ? पहले तो हम प्योर मेटल लेंगे, सॉरी जो ओर लेंगे उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कार्बोनेट ओर हुआ तो सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड ओर हुआ तो रोस्टिंग कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। देन क्या करेंगे? रिडक्शन करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो हम क्या यूज करते हैं? मेनली कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। समटाइम्स देखो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम आर यूज्ड टू रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी। तो देखो, एक तो रिडक्शन क्या है, कार्बन के साथ भी हो सकता है, एक तो रिडक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होंगे वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, तो हमें लोअर रिएक्टिव मेटल जो प्योर मेटल है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यूज होते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, sodium, calcium, aluminum are used as reducing agents because they can displace metal from lower reactivity from their compounds. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये क्या किया? इसका जगह ले लिया मैंगनीज का। तो क्या हुआ यहाँ पे? हमें क्या मिल गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीट एंड प्योर मैंगनीज। ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस? यस, मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन अलग हो गया, तो क्या हुआ? MnO2 रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, इससे ऑक्सीजन मिल गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलता है इस रिएक्शन में। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज सो दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट इतना निकलता है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में जो मतलब जो मेटल मिलेगा वो हमें मोल्टेन स्टेट मतलब मेल्टिंग स्टेट में मिलेगा। In fact, the reaction of iron oxide with aluminium used to join railway track or cracked machine part because हमें वो क्या मिलेगा? एक मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, तो ज्वाइन करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इट, the reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे होते हैं टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड वेरी रिएक्टिव। तो उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, इट कैन बी, दिस प्रोसेस कैन बी सो केयरफुल। तो दे आर वेरी रिएक्टिव, they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon। कार्बन के साथ हम रिएक्शन करवा के उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बन रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है एंड वो बहुत ऊपर आते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैंगनीज, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जैसे आपको मैंने बोला। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं देन कार्बन। ठीक है, क्या कौन से प्रोसेस इनके लिए यूज किया जाएगा? तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। जो उनका मोल्टेन मेल्ट क्लोराइड होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम चाहिए। ठीक है, मोल्टेन क्लोराइड स्टेज से द मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। मेटल हमें कहाँ मिल जाएगा? कैथोड में मिल जाएगा। एंड वेर एज क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड, ऐसे गैसियस फॉर्म हमें क्लोरीन मिल जाए तो हमें प्योर मेटल मिल गया यहाँ पे। ठीक है, NaCl जो होगा वो मोल्टेन स्टेट में होगा। तो क्या होगा, एक लेके इलेक्ट्रोड लेके रिएक्शन करके तो हमें क्या मिल जाएगा? कैथोड में हमें मेटल मिल जाएगा एंड जो क्लोरीन होगा वो एनोड में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर को लेके हम उसे ज्ञान पार्टिकल कैसे अलग करेंगे, उससे मेटल, प्योर मेटल हम कैसे निकालेंगे, ये आपका था सारे प्रोसेस फॉर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। Similarly, aluminum is obtained by the electrolytic reduction of aluminum oxide। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ऐसे ही कैथोड में मेटल एंड एनोड में आपका ऑक्सीजन गैस। देन आपका आ गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हमें मेटल तो मिल गया, उससे भी रिफाइन करना है। ठीक है, और रिफाइनिंग मतलब और भी गुड क्वालिटीज ऑफ मेटल हमें चाहिए। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। उससे भी और प्योर फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन था और से, बट और भी प्योर फॉर्म हमें चाहिए। दे कंटेन्स इम्प्योरिटी, वहां पे भी कुछ इम्प्योरिटी रह जाएगा, which must be removed to obtain pure metals। The most widely used method for refining electrolytic refining, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, ये है कैथोड, ये है एनोड, यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किट बना दिया गया एंड यहाँ पे उसका क्या लिया जाएगा? कॉपर सल्फेट, मतलब हाँ, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया। ठीक है, एंड हाँ, तो एक जो कैथोड है वहां पे एक प्योर कॉपर का प्लेट लिया जाएगा। जब हम की बंद कर देंगे, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो भी प्योर कॉपर होगा एनोड में इम्प्योर फॉर्म लिया जाएगा एंड कैथोड में थोड़ा सा एक पतला प्योर कॉपर का लिया गया है। जो भी मेटल आप यहाँ पे तो कॉपर दिया हुआ है, बट अगर कोई भी मेटल आप ले रहे हैं, प्योर मेटल यहाँ पे लिया जाएगा, पतला सा छोटा सा, एंड यहाँ पे जो लिया जाएगा वो इम्प्योर मेटल लिया जाएगा। ठीक है, जब करंट यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, जो कॉपर निकल के प्योर कॉपर यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएंगे एंड जो इम्प्योरिटी होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, चलो पढ़ते हैं। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस से बहुत सारे मेटल्स प्योर मतलब प्योर होते हैं। दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एट एनोड एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। जैसे मैंने आपको बताया, कैथोड में एक थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल लिया जाएगा एंड इम्प्योर मेटल को एनोड में रखा जाएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। The apparatus is set up
On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. ठीक है, an equivalent amount of pure metal of the electrolyte is deposited on the cathode. तो जो भी इम्प्योर फॉर्म होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, एंड जो प्योर फॉर्म होगा वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down bottom of the anode, known as anode mud. एनोड मड के बारे में क्वेश्चन आता है. तो जो insoluble impurities settle down at the bottom of the anode are known as anode mud. ठीक है. ओके, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स आपके बुक में लिखा हुआ है. मिनरल के बारे में दिया गया है, एंड ओर के बारे में भी लिखा हुआ है, गैंग के बारे में भी लिखा हुआ है. ठीक है. नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, गोल्ड एंड प्लैटिनम. Which chemical process is used for obtain a metal from its oxide? Reduction. ठीक है. देन आ गया कोरोजन. कोरोजन हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि जो हमारा कॉपर का वेसल्स होते हैं घर में जो देखते हैं पूजा के सामान, वो कभी कभी ग्रीन कलर का आ जाता है. ठीक है, कोटिंग आ जाता है, वो हो गया कोरोजन. सिल्वर, सिल्वर ब्लैक हो जाएगा. ठीक है. एंड जो रस्टिंग आयरन का, ये सारे कोरोजन का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपको मैंने पहले चैप्टर में भी पढ़ा दिया था. ये कोरोजन क्या होता है. यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि देखो ये 3 टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में पानी लेके सिंपली आयरन नेल्स को डाल दिया गया. यहाँ पे पानी है, पर यहाँ पे एक वन लेयर ऑफ ऑयल है, एंड यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. तो बोला गया है कि कुछ दिन छोड़ने के बाद क्या होगा, कौन के कुछ चेंजेस दिखाई देगा. यस, चेंजेस दिखाई देगा. क्या चेंजेस दिखाई देगा. देखो यहाँ पे रस्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा. बिकॉज जो एयर है उसका मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करके यहाँ पे रस्टिंग आ गया. बट एयर तो इस जो टेस्ट ट्यूब बी में एयर यहाँ पे है, बट ये पानी में है. स्टिल दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर बाय लेयर ऑफ ऑयल. ऑयल के सहायता से ये एयर से प्रोटेक्ट होके पानी के अंदर है, तो इसमें जो रस्ट नहीं आएगा. एंड यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ये एयर है बट ये ड्राई एयर है. एयर से सारे मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड खींच लेता है, इसीलिए इसमें आयरन रस्टिंग आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा. ठीक है. तो ये हो गया कोरोजन कैसे होता है, एंड उसका प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लेटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, galvanizing, क्रोम प्लेटिंग, anodizing और मेकिंग alloys. ये सारे प्रोसेस याद रखना. Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. अगर जिंक आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा. ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में. गैल्वेनाइजेशन किससे कहेंगे, अगर प्रोटेक्ट करना है स्टील या फिर आयरन को, वहां पे एक थिन लेयर ऑफ जिंक किया जाता है, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे. गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. क्यों. क्योंकि अगर जो होता है कि जो जिंक का जो कोटिंग टूट भी गया, ठीक है, जिंक कोटिंग टूट भी गया, जिंक मोर रिएक्टिव होता है, एंड आयरन से भी वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड वो रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइज करके आयरन को, सॉरी, प्रोटेक्ट करता है आयरन को. ठीक है. वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कंटिन्यूअसली रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीडाइज करके जिंक का कोटिंग टूटने के बाद भी वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है. ठीक है. अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मतलब कुछ कुछ मेटल्स मिला के हम एक नया मेटल बनाएंगे जो बिल्कुल ही मतलब क्या होगा, वहां पे रस्टिंग नहीं आएगा या फिर जो कोरोजन नहीं होगा. वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट. ठीक है.
दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेस्ड इजीली व्हेन हॉट। जो गर्म फॉर्म मतलब हॉट फॉर्म में होगा हम स्ट्रेच कर सकते हैं एंड सॉफ्ट होता है। बट उसके साथ क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है विच इज 0.05%। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन मिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आयरन को किसके साथ मिलाया जाता है? कार्बन के साथ मिलाया जाता है। आयरन को निकेल एंड क्रोमियम के साथ मिलाने के बाद उसे क्या कहेंगे? स्टेनलेस स्टील कहेंगे। उसे रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी, अगर प्योर फॉर्म में है तो कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएगा, अगर उससे कुछ मिला रहे हैं तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा। ठीक है। The substance added may be a metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a non-metal or non-metal. It is acted by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in definite proportion. मतलब उसको मेल्ट करके उसे definite proportion में मिला के हम क्या बनाते हैं? अलॉय बनाते हैं। ये जो पॉइंट से बीच बीच में ये इंपॉर्टेंट है, क्या मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है, कार्बन कितने परसेंटेज आयरन में मिलाते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। देन आ गया आपका गोल्ड। जो हम गोल्ड पहनते हैं ज्वेलरी, वो कभी भी 24 कैरेट का नहीं होता है। ठीक है। 24 कैरेट का अगर हम पहनेंगे वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो मेल्ट हो जाएगा, वो सेफ नहीं रहेगा। जो ज्वेलरी का शेप देख के हम अट्रैक्ट होते हैं वो पहनते हैं, वो कभी शेप में नहीं रहेगा। इसीलिए थोड़ा 22 कैरेट का पहनते हैं। 2 कैरेट का हमारा कुछ इम्प्योरिटीज होता है, इधर कॉपर और सिल्वर। इम्प्योरिटीज नहीं है बट कॉपर और सिल्वर कुछ अलग मेटल्स हम यूज करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है। अगर वीक हो जाएगा तो हम पहन नहीं पाएंगे, हमारा वो जो कारीगरी वो चली जाएगी। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी देन द alloy should be known as amalgam। अगर इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन alloy is known as amalgam। अगर मर्क्यूरी दिखाई दे रहा है तो उसका जो alloy होगा उसे amalgam कहेंगे। The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metal। प्योर मेटल से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है। थोड़ा कम हीट देने के बाद भी वो मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये याद रखना, कॉपर एंड जिंक मिला के ब्रास मिलता है। ब्रोंज, कॉपर एंड टिन मिला के हमें ब्रोंज मिलता है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ब्रास ब्रोंज वो लोग ना कंडक्ट कर नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी इजीली, जबकि कॉपर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। बट जब वो अलॉय का फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इतना अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। solder and alloy solder and alloy of lead and tin has a low melting point and used for welding electrical wires together। ठीक है। ये सब याद रखने की पॉइंट से। द वंडर एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। द आयरन पिलर नियर द Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting from its quality of rust resistance. It has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high and weight around 6000 kg। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। ठीक है। तो आपका खत्म हो गया चैप्टर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेटल कुछ दिया गया है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड विथ जिंक, ये क्या रिएक्शन करेंगे। ठीक है। तो ये आप करना या फिर मैं बता दूं। जो जिंक ऑक्साइड होगा वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने से वो क्या हो जाएगा? जिंक तो जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा। ठीक है। वो तो अपने घर का फैमिली का लोग हो गया ना। तो जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा एंड मैग्नीशियम उसको डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा एंड जिंक आपका मिल जाएगा।
ठीक है। मैग्नीशियम अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। जिंक मैग्ने ये तो खुद के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा। एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करता है बिकॉज ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है। तो कॉपर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। ये हो गया आपका reaction, in which case you will find displacement reaction taking place. Which metals don't corrode easily? कौन से ऐसे metals होते हैं जो इजीली corrode नहीं होते हैं? जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जल्दी corrode नहीं होंगे. What are alloys? Alloy is a substance made by mixing two or more elements, usually at least one of which is a metal. तो ये रहा आपका corrode का डेफिनेशन. तो इसके साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म. एंड मैंने आपको ट्राई किया है अच्छे से पढ़ाने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए. आपका काम है नोट्स बनाना. एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा.